स्वागत है आप सभी का एडुलेशन के यूट्यूब चैनल पे। आज हम यहाँ पे बात करेंगे करंट अफेयर क्वेश्चंस के बारे में जो होंगे फरवरी 2022 के पहले सप्ताह के। सभी दर्शकों से अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें, जहां हमने अंत में इन प्रश्नों से संबंधित 3 प्रश्न करंट अफेयर के आपसे पूछे हैं, उनका जवाब भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें। सबसे पहले हम पिछले सप्ताह के वीडियो में पूछे गए प्रश्नों के सबसे तेज उत्तर देने वाले 3 विद्यार्थियों की बात करते हैं, जिनमें राजेंद्र, गुन्नू और अभिषेक ने सबसे तेज और एकदम सही उत्तर दिया है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कीजिए। चलिए हम नए प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे पहला प्रश्न आता है, हाल ही में जारी वर्ष 2021 की भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है? सही उत्तर है 85वां। यहाँ भारत की तरफ से पिछले साल की तुलना में एक स्थान का सुधार देखने को मिला है। पिछली बार भारत को इस रिपोर्ट में 86वां स्थान मिला था। इसके अलावा इस सूची में डेनमार्क, फिनलैंड, न्यूजीलैंड और नॉर्वे ने शीर्ष स्थान हासिल किया है। वहीं इस रिपोर्ट में दक्षिणी सूडान 11 अंकों के साथ सबसे निचले स्थान पे है। बात करें करप्शन परसेप्शन इंडेक्स ने CPI रिपोर्ट की तो विशेषज्ञों और व्यवसायियों के मुताबिक सार्वजनिक क्षेत्र के भ्रष्टाचार के कथित स्तरों के आधार पर 180 देशों और क्षेत्रों की रैंकिंग की सूची तैयार की जाती है। यह रैंकिंग 0 से 100 अंकों के पैमाने का उपयोग कर तय की जाती है। यहाँ 0 अंक प्राप्त करने वाला देश सबसे भ्रष्ट होता है, जबकि 100 अंक प्राप्त करने वाला देश को भ्रष्टाचार की दृष्टि से सबसे स्वच्छ माना जाता है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में आंध्र प्रदेश सरकार ने 13 नए जिलों के गठन को मंजूरी दी है। अब राज्य में जिलों की संख्या बढ़कर हो जाएगी, तो इसका सही उत्तर है 26। जानकारी के लिए बता दें कि इसकी पूरी प्रक्रिया होना अभी बाकी है। यहाँ 24 लोकसभा क्षेत्रों को जिलों में बदला जा रहा है। यहाँ विशाखापट्टनम में अराकू लोकसभा क्षेत्र भी शामिल है, जिसे 2 जिलों में विभाजित किया जाएगा। बात करें नए जिलों के नामों की तो मान्यम, अल्लूरी सीताराम राजू, अन्नाकापाली, काकीनाडा, कोनासीमा, एल्लूरू, NTR, बापटिया, पलनाडु, नंदयाल, श्री सत्यसाई, अन्नामैया और श्री बालाजी शामिल है। यह भी ध्यान रहे कि आंध्र प्रदेश में वर्ष 1979 में नया जिला बनाया गया था। उस वक्त आंध्र प्रदेश अविभाजित था। वर्ष 1979 में विजयनगरम अंतिम जिला बनाया गया था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किसे हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी HPCL का नया चेयरमैन और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है? सही उत्तर है पुष्प कुमार जोशी। पाठकों को बता दें कि पुष्प कुमार जोशी वर्तमान में कंपनी में HR डायरेक्टर के पद पर पदस्थ है और जोशी यहां इस पद पर मुकेश कुमार सुराणा की जगह लेंगे, जो 30 अप्रैल 2022 को रिटायर हो रहे हैं। HPCL की बात करें तो HPCL एक महारत्न कंपनी है और इसे भारतीय कंपनी अधिनियम 1913 के तहत एक कंपनी के रूप में मूल रूप से निगमित किया गया था। यह अंतर्राष्ट्रीय मानकों के ल्यूब बेस ऑयलों का उत्पादन करने वाली कंपनी है। HPCL के पास 2 प्रमुख रिफाइनरियां हैं, जिसमें से एक मुंबई वेस्ट कोस्ट में स्थित है और दूसरी रिफाइनरी विशाखापट्टनम ईस्ट कोस्ट में स्थित है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस खेल से संबंधित पूर्व भारतीय खिलाड़ी चरणजीत सिंह का 91 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है? सही उत्तर है हॉकी। ध्यान रहे कि चरणजीत सिंह हॉकी में देश के बेहतरीन खिलाड़ियों में से शुमार रहे हैं। वह ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता टीम की कप्तानी के साथ वह 1960 रोम ओलंपिक की रजत पदक विजेता टीम के भी हिस्सा थे और इसके अलावा वह 1962 एशियाई खेलों की रजत पदक विजेता टीम के भी सदस्य थे। चरणजीत सिंह का जन्म नेहरिया में हुआ था। उन्होंने वर्ष 1958 से 1965 तक लगातार देश का प्रतिनिधित्व किया है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में 28 जनवरी 2022 को महान स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय की कौन सी जयंती मनाई गई है? सही उत्तर है 157वीं। पाठकों को बता दें कि लाला लाजपत राय एक राजनेता, लेखक और वकील के तौर पर देश को अपना अमूल्य योगदान दिया था। उनका जन्म पंजाब के फिरोजपुर जिले के डूडी के गांव में हुआ था। उनकी देशभक्ति के लिए उन्हें पंजाब केसरी और लॉयन ऑफ किंग का खिताब दिया गया है और उनका जन्म एक जैन परिवार में हुआ था। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। कौन व्यक्ति हाल ही में भारत के नए मुख्य आर्थिक सलाहकार यानी चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर नियुक्त किए गए हैं? सही उत्तर है V अनंत नागेश्वरन। पाठकों को बता दे कि अनंत यहाँ इस पद पर KV सुब्रमण्यम की जगह लेंगे, जिनका कार्यकाल 17 दिसंबर 2021 को पूरा हो गया था। इससे पहले सुब्रमण्यम को आगामी 3 वर्ष के लिए मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। ध्यान रहे कि अनंत नागेश्वर ने भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद यानी IMS से मैनेजमेंट में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है और उनके पास मैसाचुसेट्स यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट की डिग्री भी है। इससे पहले अनंत नागेश्वरन वर्ष 2019 से 2021 के बीच प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद में पार्ट टाइम मेंबर भी रह चुके हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
हाल ही में किस शहर में 100 चार्जिंग पॉइंट वाला भारत का सबसे बड़ा ईवी चार्जिंग स्टेशन खुला है? सही उत्तर है गुरुग्राम। ये 100 चार्जिंग पॉइंट की क्षमता वाला भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन गुरुग्राम में दिल्ली जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर खोला गया है। पाठकों को बता दे कि इलेक्ट्रिक कारों के लिए 100 चार्जिंग पॉइंट वाला ये भारत का सबसे बड़ा चार्जिंग स्टेशन है। इससे पहले नवी मुंबई में स्थित 16 एसी और 4 डीसी चार्जर वाला स्टेशन सबसे बड़ा माना जाता था। अब इस नए चार्जिंग स्टेशन पर लगे एसी और डीसी फास्ट चार्जिंग से एक दिन में 576 वाहनों को चार्ज किया जा सकेगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस शहर में भारत के पहले संविधान पार्क का शिलान्यास किया गया है? सही उत्तर है जयपुर। जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा बनाए जा रहे इस संविधान पार्क में चरखा काटते हुए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा विशेष आकर्षण के रूप में प्रदर्शित की जाएगी। इसके अलावा एक अन्य वीथी में महाराणा प्रताप और उनके घोड़े चेतक की मूर्ति प्रदर्शित की जाएगी। महात्मा गांधी और भारत गौरव स्वामी विवेकानंद की प्रतिमाएं भी कलाकारों द्वारा निर्मित कर यहाँ लगाई जाएगी। अब इस पार्क में आने वाले राहगीर राजस्थान और संविधान से जुड़ा इतिहास करीब से जान सकेंगे। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस खिलाड़ी ने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? सही उत्तर है राफेल नडाल। यहाँ 35 वर्ष के स्पेनिश टेनिस खिलाड़ी ने ऑस्ट्रेलियन ओपन के पुरुष एकल मुकाबले में डेनियल मेदवेदेव को हराकर खिताब अपने नाम किया है। पाठकों को बता दे कि यह नडाल के करियर का दूसरा ऑस्ट्रेलियन ओपन और ओवरऑल 21वां ग्रैंड स्लैम खिताब है। नडाल इसके साथ ग्रैंड स्लैम के 145 साल के इतिहास में सबसे ज्यादा पुरुष एकल खिताब जीतने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। उन्होंने यहाँ स्विट्जरलैंड के रोजर फेडरर और सर्बिया के नोवाक जोकोविच को पीछे छोड़ा है, क्योंकि अब तक इन दोनों के पास 20-20 ग्रैंड स्लैम टाइटल थे और जो अब राफेल नडाल के पास बढ़कर हो गए 21। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रतिवर्ष पूरे भारत में 30 जनवरी को किन की पुण्यतिथि पर शहीद दिवस मनाया जाता है? सही उत्तर है महात्मा गांधी। जानकारी के लिए बता दे कि 30 जनवरी 1948 को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की बिरला हाउस में हत्या कर दी गई थी। ध्यान रहे कि इसके अलावा प्रतिवर्ष पूरे भारत में 23 मार्च को भी शहीद दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को भी फांसी दी गई थी। इसलिए इन अमर शहीदों की याद में भी 23 मार्च को शहीद दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में शियोमारा कास्ट्रो किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? सही उत्तर है होंडुरास। पाठकों को बता दे कि शियोमारा कास्ट्रो यहाँ होंडुरास की 56वें राष्ट्रपति के रूप में जुआन ऑरलैंडो हर्नांडेज की जगह लेंगी। इससे पहले हर्नांडेज ने 27 जनवरी 2014 से 27 जनवरी 2022 तक 8 वर्षों के लिए यह पद संभाला है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2021 का खिताब जीता है? सही उत्तर है PR श्रीजेश। यहाँ भारत के अनुभवी हॉकी गोलकीपर PR श्रीजेश ने वर्ष 2021 में शानदार प्रदर्शन के लिए वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2021 का खिताब जीता है। पाठकों को बता दे कि वह यह पुरस्कार जीतने वाले दूसरे भारतीय खिलाड़ी बने हैं। उनसे पहले भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान रानी रामपाल वर्ष 2019 में शानदार प्रदर्शन के लिए यह पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बनी थी। आपकी बेहतर जानकारी के लिए यह भी बता दे कि श्रीजेश ने 2012 लंदन ओलंपिक और 2014 विश्व कप में भारत का प्रतिनिधित्व किया था और वह लंदन में 2016 पुरुष हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी में रजत पदक जीतने वाली टीम के कप्तान थे। श्रीजेश की अगुवाई में भारतीय हॉकी टीम ने 2016 रियो ओलंपिक के क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई थी। अब तक श्रीजेश 244 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में भारत की सीनियर टीम का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 1 फरवरी 2022 को भारतीय तटरक्षक बल यानी ICG ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? सही उत्तर है 46वां। इस दिवस को भारत के उन संगठनों के सम्मान में मनाया जाता है जो भारतीय समुद्री सुरक्षा की देखभाल करते हैं। दुनिया के चौथे बड़े तटरक्षक बल के रूप में भारतीय तटरक्षक बल यानी ICG ने भारतीय तट को सुरक्षित करने और भारत के समुद्री क्षेत्रों में नियमों को लागू करने में अहम भूमिका निभाई है। बात करें ICG की तो भारत की घरेलू अर्थव्यवस्था में बाधा डालने वाले सामानों की समुद्री तस्करी को रोकने के लिए 1 फरवरी 1977 को अंतरिम भारतीय तटरक्षक बल की स्थापना की गई थी। अपनी स्थापना के बाद से ICG ने 10,000 से अधिक लोगों की जान बचाई है और लगभग 14,000 बदमाशों को पकड़ा भी है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रतिवर्ष विश्व आर्द्रभूमि दिवस यानी वर्ल्ड वेटलैंड्स डे
कब मनाया जाता है? सही उत्तर है 2 फरवरी को। जानकारी के लिए बता दें कि इसकी शुरुआत कैस्पियन सागर के तट पर बसे ईरान के एक छोटे पर्यटन प्रधान शहर रामसर से हुई थी और इसी शहर में सन 1971 में एक अंतर्राष्ट्रीय संधि के रूप में वेटलैंड समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। फिर आगे चलकर सन 1997 से प्रतिवर्ष 2 फरवरी को विश्व वेटलैंड्स दिवस मनाया जाने लगा। बात करें वेटलैंड्स क्या है, तो वेटलैंड्स का मतलब यह हुआ कि ऐसी जमीन जहां काफी नमी हो, भूजल का स्तर भी अच्छा हो और ऐसी जमीन आमतौर पर नदियों के किनारे मिलती है या फिर जहां वर्षा या जल संरक्षण की व्यवस्था हो। दिल्ली में भी यमुना के बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र में ऐसे काफी क्षेत्र रहे हैं। ऐसी जमीन खेती ही नहीं, पारिस्थितिकी संतुलन की दृष्टि से भी अहम होती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में हुई घोषणा के मुताबिक कि शहर में भारत का पहला भूवैज्ञानिक उद्यान यानी जियोलॉजिकल पार्क बनेगा। सही उत्तर है जबलपुर। यहाँ भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग ने मध्य प्रदेश में भारत का पहला भूवैज्ञानिक उद्यान यानी जियोलॉजिकल पार्क बनाने की स्वीकृति प्रदान की है। इसे जबलपुर जिले के लम्हेटा घाट में बनाया जाएगा। जानकारी के लिए बता दें कि लम्हेटा घाट 5000 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र है, इसलिए यह दुनिया भर में लम्हेटा फॉर्मेशन के नाम से जाना जाता है। बात करें इस पार्क की खासियत की, तो इस पार्क में नर्मदा की पौराणिक संस्कृति, म्यूजियम, लाइब्रेरी वो यहाँ मिलने वाले डायनासोर के अंडों को रखा जाएगा। इसके अलावा इसमें जबलपुर का भू मानचित्र रहेगा जिसमें विभिन्न स्थानों पर मिलने वाले खनिजों की जानकारी प्रदर्शित की जाएगी। इसके अलावा यहाँ की शिलाओं पर जलवायु व इतिहास की जानकारी होगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में कौन रक्षा खुफिया एजेंसी यानी डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी के नए प्रमुख बने हैं? सही उत्तर है GAV रेड्डी। पाठकों को बता दें कि रेड्डी यहाँ इस पद पर लेफ्टिनेंट जनरल KJS ढिल्लों का स्थान लेंगे जो 31 जनवरी को सेवानिवृत्त हो गए हैं। अपने 39 साल के करियर में ढिल्लों ने कई जगहों पर भारतीय सेना में अपनी सेवाएं दी है। ढिल्लों कश्मीर स्थित 15 बटालियन जवानों के बीच टिन्नी ढिल्लन के नाम से प्रसिद्ध थे। इसके अलावा ढिल्लों ने दिसंबर 1983 में राज से भटके युवाओं को मुख्य धारा में लाने और उनके परिजनों से मिलाने के लिए ऑपरेशन माँ अभियान चलाया था। उनके साहसिक कार्यों के कारण वह परम विशिष्ट सेवा मेडल और उत्तम युद्ध सेवा मेडल समेत कई पदक से सम्मानित किए गए हैं। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। कौन व्यक्ति हाल ही में राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के नए महानिदेशक बने हैं? सही उत्तर है मदन मोहन त्रिपाठी। जानकारी के लिए बता दें कि यह संस्थान भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त निकाय है और यह IT यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर में अच्छी क्वालिटी के शिक्षण और प्रशिक्षण के विकास पर यह काम करती है। इसका मुख्य उद्देश्य उद्योग के लिए तैयार कार्मिक उपलब्ध कराने के प्रयोजन से इलेक्ट्रॉनिकी, कंप्यूटर विज्ञान, सूचना प्रौद्योगिकी तथा अन्य संबद्ध विषयों के क्षेत्र में कुशल जनशक्ति तैयार करना और साथ ही अधिगम को बढ़ावा देना है। बात करें मदन मोहन त्रिपाठी की, तो इससे पहले मदन मोहन त्रिपाठी नई दिल्ली स्थित दिल्ली प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय यानी DTU में बतौर प्रोफेसर काम कर रहे थे। इसके अलावा उन्होंने वर्ष 2009 से 2012 तक इस निकाय यानी NIELIT के मुख्यालय में संयुक्त निदेशक के पद पर कार्य किया है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में उमर अता बांदियाल किस देश के 28वें चीफ जस्टिस बने हैं? सही उत्तर है पाकिस्तान। आपकी बेहतर जानकारी के लिए बता दें कि जस्टिस बांदियाल अब 16 सितंबर 2023 तक इस पद पर रहेंगे। इससे पहले वह लाहौर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश भी रह चुके हैं। ध्यान रहे कि न्यायमूर्ति बांदियाल उन न्यायाधीशों में शामिल थे जिन्होंने वर्ष 2007 में पाकिस्तानी सैन्य शासक जनरल परवेज मुशर्रफ की ओर से देश में आपातकाल की घोषणा के बाद दोबारा शपथ लेने से इनकार कर दिया था। अगला क्वेश्चन है। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व रमेश देव का 93 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है। वह थे? सही उत्तर है अभिनेता। पाठकों को बता दे कि रमेश देव ने अपने पूरे करियर में 450 से ज्यादा हिंदी और मराठी फिल्मों में अभिनय किया था। हालांकि मुख्य अभिनेता के रूप में उनकी 3 हिंदी फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास नहीं किया। इसके बाद में उन्होंने एक अच्छे सहायक अभिनेता के रूप में लोकप्रियता हासिल की। ध्यान रहे कि रमेश देव ने राजश्री प्रोडक्शन की फिल्म आरती से हिंदी फिल्म जगत की शुरुआत की थी। इसके बाद उन्होंने जीवन मृत्यु, खिलौना, मेरे अपने, मिस्टर इंडिया, घराना और घायल जैसी कई सुपरहिट फिल्मों में
देखा गया और हाल ही में वो जोली LLB में कोल साहब के रूप में नजर आए थे। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व कैंसर दिवस यानी वर्ल्ड कैंसर डे किस दिन मनाया जाता है? सही उत्तर है 4 फरवरी को। पाठकों को बता दें कि यह दिवस 4 फरवरी को कैंसर बीमारी को लेकर जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से मनाया जाता है। वर्ष 1933 में इस दिवस को मनाने की शुरुआत हुई थी। प्रतिवर्ष इस दिवस को एक थीम के साथ मनाया जाता है, जैसे कि इस वर्ष यानी वर्ष 2022 में इसकी थीम क्लोज द केयर गैप रखी गई है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस खिलाड़ी को ICC स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड 2021 सम्मान मिला है? इसका सही उत्तर है डेरिल मिशेल, जो कि न्यूजीलैंड के खिलाड़ी है। यहाँ डेरिल मिशेल को उनकी खेल भावना के लिए ICC स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड 2021 दिया गया है। पाठकों को बता दें कि इसके साथ ही मिशेल अब डेनियल विटोरी, ब्रेंडन मैकुलम और केन विलियमसन के बाद यह अवार्ड जीतने वाले न्यूजीलैंड के चौथे खिलाड़ी बन गए हैं। बात करें उनको यह अवार्ड क्यों मिला, तो साल 2021 के T20 वर्ल्ड कप में मिशेल ने सेमीफाइनल में इंग्लैंड के खिलाफ अहम मैच के दौरान महत्वपूर्ण 1 रन लेने से मना कर दिया, जबकि वह मैच एक अहम मोड़ पे था। दरअसल हुआ यूं कि कीवी टीम की पारी के 18वें ओवर में इंग्लैंड के स्पिनर आदिल रशीद गेंदबाजी कर रहे थे और स्ट्राइक पर जेम्स निशम बल्लेबाजी कर रहे थे। निशम ने एक सीधा शॉट खेला जो गेंदबाज की ओर से निकल रही थी गेंद। आदिल ने गेंद को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उसी दौरान नॉन स्ट्राइक पर खड़े मिशेल से टकरा गए और गेंद लॉन्ग ऑन की तरफ चली गई। ऐसे में निशम के पास आसानी से 1 रन लेने का मौका था, लेकिन डेरियल मिशेल ने इस आसान से सिंगल को लेने से मना कर दिया था। इसी खेल भावना को देखते हुए उन्हें यह सम्मान दिया गया है। चलिए अब करते हैं अपने दर्शकों से प्रश्न पूछने की शुरुआत। तो यहाँ पे पहला प्रश्न है, वर्ष 2021 की भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक यानी CPI में भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान को कौन सा स्थान मिला है? इसके अलावा दूसरा प्रश्न है, लाला लाजपत राय ने किस नाम से पहले स्वदेशी बैंक की नींव रखी थी? इसके अलावा तीसरा प्रश्न है, किस खिलाड़ी ने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में महिला एकल का खिताब जीता है? सभी दर्शकों से अनुरोध है कि अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें। इसके अलावा हम इन प्रश्नों के जवाब आपको अगले 3 दिन बाद कमेंट बॉक्स के जरिए दे देंगे और जो सबसे पहले जवाब देगा उसका नाम अगले वीडियो में बताया जाएगा। तो अगर आप इन सभी प्रश्नों के बारे में और अधिक डिटेल से पढ़ना चाहते हैं, जैसे क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, तो उसके लिए आप हमारी वेबसाइट और एंड्रॉइड एप्लीकेशन पे जा सकते हैं, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। साथ ही आप इन प्रश्नों की मुफ्त PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो के द्वारा कुछ महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक सूचना मिली है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे YouTube चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले सप्ताह कुछ ऐसे ही नॉलेज के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहे। जय हिंद, जय भारत।